ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का हमारा आईटी सेकेंड ईयर का चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी मैंने करा रखा है। सेकेंड ईयर वालों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, सिर्फ मैं 40 क्वेश्चन कराने वाला था। जो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेगा, मैंने बताया था, उसको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से पास होगा। ठीक है, ये मैंने 250 क्वेश्चन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे उठाया हुआ है, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। जो भी ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर आप आसानी से ये जो चारों पार्ट है इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। 40 क्वेश्चन है, इसको मैं 4 पार्ट में वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप कैलकुलेशन वाले सेक्शन में जा करके उन चारों पार्ट को आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, या फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में आता हूबहू वैसा ही यहाँ पर भी बनाया गया है, जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा हिंदी में लिखा हुआ कोर्स। जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें और आपको ऑप्शन दिखाई देंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, और लिखा होगा हिंदी में लिखा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन। क्या लिखा होगा? वर्कशॉप कैलकुलेशन। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अंदर जो है आपको सेक्शन खुलेगा, लिखा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के नाम से होगा, क्योंकि वो सभी ट्रेड के लिए होता है। उसके बाद अलग लिखा होगा फिटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो आप फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कीजिए, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम चीज़ ही मिलेगा। आप उस सेकेंड ईयर वाले पे क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो यह क्वेश्चन है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन सबके लिए है। हालांकि सिलेबस अलग होता है, लेकिन जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें निम्मी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के चाहे फिटर के, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ग्रुप के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग नहीं आ रहे। जो क्वेश्चन फिटर वाले में वही क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन में भी आ रहा है। इसमें और भी ट्रेड हो सकती है, टर्नर मशीनिस्ट के अलावा आरएसी हो गया, आपका मोटर व्हीकल हो गया, जो भी 2 वर्ष की ट्रेड है सब में यही चीज़ आएगा। इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा इस हिसाब से। इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप दोनों में इस बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैं पहले भी बार बार बताया हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इंजन के चलने वाले भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ठीक है, कि इंजन के चलने वाला भाग, मतलब जो इंजन होता है, इंजन डीजल इंजन सभी ने देखा होगा, या पेट्रोल इंजन हो, कोई भी इंजन हो, जब इंजन चल रहा होता है तो उनमें हम क्या करते हैं? स्नेहक तेल डालते हैं, लुब्रिकेशन डालते हैं। उसका उपयोग क्यों करते हैं वही पूछ रहा है। क्षमता बढ़ाने के लिए, इफिशिएंसी इंक्रीज हो, घर्षण को कम करने के लिए, वहन क्षमता में सुधार करने के लिए, या स्थायित्व में सुधार करने के लिए। देखिए, क्षमता बढ़ाने के लिए भी सही बात है, अगर लुब्रिकेशन यूज करेंगे तो उसका क्षमता बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है लुब्रिकेशन का? हम इंजन में लुब्रिकेशन क्यों लगाते हैं? ताकि जो पार्ट्स आपस में चल रहे हैं मिल करके, उनमें क्या हो? फ्रिक्शन कम हो। भाई ऑयल डालोगे तो स्लिप करने लगेगा, ऑयल नहीं होगा तो उसमें फ्रिक्शन करेगा। जब फ्रिक्शन करेगा तो पावर ज़्यादा खर्च होगा। जैसे इंजन का पावर पता चला, अपने आपस में पार्ट्स में ही फ्रिक्शन करने में कुछ एनर्जी चली गई, जो बचा हुआ आपको देगा। आप ऐसा कुछ जुगाड़ कर दो कि इंजन के जो आपस में पार्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, उनमें फ्रिक्शन कम हो। जब फ्रिक्शन कम होगा तो पावर वहाँ कम खर्च होगी, तो बाहर ज़्यादा पावर देगा, आउटपुट ज़्यादा देगा। तो जो हमारा लुब्रिकेशन का काम है वो काम होता है घर्षण को कम करना। जब हम लुब्रिकेशन ऑयल जैसे मोबिल ऑयल कहीं पे भी डालते हैं तो क्या होता है? वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो आसानी से स्लाइड करने लगता है। उन दोनों पार्ट्स के बीच में हमारे लुब्रिकेशन ऑयल की जो मोबिल होता है एक पतली लेयर बना लेता है, जिससे दोनों पार्ट्स आपस में नहीं घिसते हैं, उनके बीच में मोबिल ऑयल आ जाता है, उसकी लेयर बन जाती है। तो इससे उनका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मशीन के पार्ट्स आपस में कम घिसेंगे और वह अधिक आउटपुट देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो घर्षण बल पर निर्भर करता है? फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? धातुओं के प्रकार पे, कांटेक्ट सरफेस पे, क्वांटिटी ऑफ द कांटेक्टिंग मेटल्स, क्वालिटी ऑफ मेटल्स। तो इनसे कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब है कांटेक्ट सरफेस।
कि जो हमारा वस्तु है, जो हमारी वस्तु है वह जिस सरफेस से कांटेक्ट में है, जिस सरफेस से संपर्क में है, वह सरफेस कैसा है। अगर सरफेस खुरदुरी है, सरफेस अगर खुरदुरी होगी तो क्या होगा, अधिक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर सरफेस मुलायम होगी तो कम फ्रिक्शन लगेगा। मतलब फ्रिक्शन घर्षण किस पर निर्भर किया कि उससे जिस वस्तु जिस सरफेस से कांटेक्ट में थी वह कैसा है, खुरदुरा है या प्लेन है, तो उस पर डिपेंड करेगा संपर्क सरफेस पे, कांटेक्ट सरफेस। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला है, स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। कहने के मतलब है व्हाट केसेस द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। अगर हम लुब्रिकेशन को मेंटेन रखते हैं किसी मशीन में तो क्या केस होगा, व्हाट केस एफिशिएंसी, उसकी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट केस द इफिशियंसी, कि इफिशियंसी का क्या कारण होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आप मशीन, एक मशीन पर बाई मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, अगर हम लुब्रिकेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन अगर हम मेंटेन रखते हैं तो उससे क्या फायदा मिलेगा, उसकी एफिशिएंसी पर। पूछा ना कहाँ पे, एफिशिएंसी पर, दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, एक ही रहता है, प्रभावित नहीं रहता। देखिए अगर हम लुब्रिकेशन को मेंटेन रखेंगे तो अभी मैंने बताया अगर किसी मशीन पे आप लुब्रिकेटिंग कर रहे हो, उस पर मोबिला वगैरह डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, उनके पार्ट के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, तो जो एक्स्ट्रा पावर खर्च हो रही थी उनके फ्रिक्शन में वो कम खर्च होगी। जब वहाँ पे फ्रिक्शन में हमारा पावर कम खर्च होगा तो जो पावर बचेगी वो कहाँ मिलेगी, हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी। आप जानते हैं दक्षता इक्वल टू फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का मान जितना अधिक होगा हमारी दक्षता उतनी ही अधिक होगी। तो जब हम लुब्रिकेशन करेंगे तो जो फ्रिक्शन में ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी वो फ्रिक्शन में व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि लुब्रिकेटिंग हम कर रहे हैं। लुब्रिकेशन करने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो फ्रिक्शन में जो बेकार ऊर्जा जाने वाली थी वो वहां न जाकर के हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगी, तो आउटपुट का मान बढ़ेगा, और अगर आउटपुट का मान बढ़ेगा तो दक्षता बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। कोएफिशिएंट का मतलब है आपका जो घर्षण गुणांक होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट, तो वही चीज हमें देखा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, 0.0125। मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसके पीछे की वीडियो मैंने कराया था कि मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वस्तु का जो भार होता है वो नीचे की तरफ काम करता है, क्या होता है, W। वस्तु को भार नीचे की तरफ काम करेगा, जब वस्तु का भार सरफेस से काम करेगा तो सरफेस उतने ही बल से उसे ऊपर की तरफ ढकेलेगी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से। तो जितना वेट नीचे काम करेगा जस्ट इसका उल्टा इतना ही वेट ऊपर भी काम करेगा, जिसे आर से दिखाते हैं, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। जितना वेट नीचे इतना ही जस्ट ऊपर भी काम करता है, सेम काम करता है, और उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। और अगर इस वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम इसे P बल लगा करके खींच रहे हैं, कितना बल लगा करके, P से बल को दिखाते हैं, यह बल होता है, यह आपका भार होता है, और यह आपका अभिलंब प्रतिक्रिया होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर हम P बल इस पे लगा रहे हैं इस वस्तु को खींचने के लिए कि जिससे कि यह आगे बढ़े, तो जितना हम बल लगाते हैं उसी के बराबर फ्रिक्शन फोर्स भी उत्पन्न होता है। जब हम बल लगाएंगे कि यह आगे बढ़े तो उतना ही बल इसके जस्ट विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसकी गति का विरोध करता है। उसी बल को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जिसे F से दिखाते हैं। यही होता है हमारा घर्षण बल। ठीक है, तो ये चीज है, मैंने आपका फार्मूला बताया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं F बराबर P के, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और हमारा जो बल लगा रहे हैं उसे खींचने के लिए दोनों बराबर होता है। जो वस्तु का भार W होता है वो बराबर होता है R के, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और फार्मूला मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू म्यू R। इसका मतलब मैं F की जगह घर्षण बल की जगह P भी लिख सकता हूँ, बल भी लिख सकता हूँ, और R की जगह W भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, घर्षण गुणांक दिया हुआ है, मतलब म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.0125,
वस्तु का पूछा गया, तो वस्तु का कितना भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। कह रहा है घर्षण गुणांक इतना है और अगर हम 30 केजी के बल लगा रहे हैं तो वस्तु के कितने भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। कितने बल के द्वारा? 30 किग्रा का बल। क्या दिया हुआ है? 30 किग्रा का बल दिया हुआ है। बल को हम P से दिखाते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या दे दिया है? बल दे दिया है। और आपको मालूम है जो बल होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। मतलब P इज इक्वल टू बल इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 30 kg। भाई दोनों एक ही बात है। और निकालना क्या था? कितना भार हटाया जा सकता है। मतलब मैं R के बराबर ही W होता है, तो R लिखिए या W लिखिए एक ही बात है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू W या म्यू आर कहिए, क्योंकि मैंने बताया जो भार होता है वो प्रतिक्रिया के बराबर होता है। जब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं P या F दोनों एक ही बात है, दे रखा है 30 kg। म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.0125 इंटू W हमें निकालना है। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या निकालना? हमें भार निकालना है। W इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 30 है, यहाँ पे ये चीज दे रखा है, लिख लेते हैं 30 अपान, इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 0.0125। बस इसका भाग दे लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। कितने नीचे कितने अंक पे दशमलव है? 2 2 4 अंक पे दशमलव है। मतलब हमें 10,000 से नीचे और 10,000 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। भाई 4 जीरो है तो उतने का गुणा कर दीजिए, 1 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है तो 4 जीरो लगा करके गुणा कर दीजिए ऊपर और उतने से ही नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 30 इंटू 10,000 और नीचे आपका आ जाएगा दशमलव खत्म हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 125, क्योंकि आगे जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है। क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। अब इसे कट कर लेते हैं। 25 पचे 125 और यहाँ काटेंगे तो 25 चौको 100 और 2 जीरो आ जाएगा। 5 बचा, 5 आठे 40 और जीरो गुणा कर लेते हैं। 8 त्रिके 24 और 1 जीरो इसका और 1 इसका, 2 जीरो, 2400 किस में आएगा? केजी में आएगा। क्या निकाल दिया हमने? W निकाल दिया, भार निकाल दिया कि हम 30 केजी का बल लगा करके 2400 केजी तक के वस्तु के भार को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, डी वाला 2400 केजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी? मतलब आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या है? ये मैंने पहले भी बताया है, आप ध्यान दे रहे होंगे। हम क्वेश्चन तो 40 सॉल्व करने वाले हैं, पर मैं सब ऑप्शन को भी सॉल्व करवाता हूँ। तो इस तरह से आप एवरेज निकालेंगे तो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। काउंटिंग तो 40 का ही होगा, पर मैं आपको ऑप्शन भी बताते हुए चलता हूँ। इससे फायदा क्या होता है कि आपको लगता है कि 40 क्वेश्चन आप पढ़े हो, लेकिन आपका दरअसल 100 क्वेश्चन से ज़्यादा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जब ऑप्शन करवाया था तो बताया था कि आयताकार पिंड, वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ था लेकिन उसमें आयत था, तो मैंने बताया था कि आयताकार पिंड हो मतलब आयत हो या वर्ग हो, अगर हमें उसका केंद्र निकालना है तो उनके विकर्ण पे निकलता है। कहने का मतलब है चाहे आयत हो आपके पास चाहे वर्ग हो, अगर उनका हमें क्या निकालना है? केंद्र निकालना है, गुरुत्व केंद्र निकालना है, तो उनके विकर्णों को आपस में मिलाते हैं। वो विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर हमारा क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, तो आयत का पूछा था, गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? तो उसके विकर्ण पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब इसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, मतलब इसके विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जहाँ एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी हिंदी बहुत अजीब लिखा होता है, इसलिए इंग्लिश अगर आप पढ़ के समझ ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा होता क्या है? दरअसल ए सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। और मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग 99% लोग आजकल फेसबुक चलाते ही हैं, तो फेसबुक पर भी हमारा एक पेज है ग्लोबल ITI यूथ के नाम से।
फेसबुक पे आप सर्च करेंगे ग्लोबल ITI यूथ, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ से उस पेज को फॉलो कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम पे मिलेगी, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, तो वहाँ फेसबुक पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना। देखिए एक वृत्त होता है, वृत्त के बीच में सेंटर होता है, वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो परिधि पे मिलाया जाता है हमारी, यही होती है जीवा। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। दिख रहा है ना, ये कम होगी इसकी लंबाई, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, तो ढेर सारी जीवा होती है वृत्त में। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं, जीवा का मान बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी जीवा कहाँ होती है, सबसे बड़ी जीवा वह होती है जो वृत्त के सेंटर से होकर जाती है। और जो वृत्त के सेंटर से होकर जीवा जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। वृत्त के सेंटर से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, और वही सबसे बड़ी जीवा भी होती है, क्योंकि इसके आगे फिर बढ़ेंगे, फिर जीवा आपका क्या होगा, फिर घटने लगेगा। तो वही चीज पूछा था यहाँ पे, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो जो वृत्त के सेंटर से होकर गई है और वृत्त से सेंटर से होकर जाने वाली जीवा की क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायामीटर। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा, व्यास। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे व्यास पूछ रहा है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, आपसे याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या दिया, वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेमी स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया वृत्त का व्यास, तो पाई आर स्क्वायर। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे, और आपको मालूम है जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या निकाल करके उसका 2 गुना कर देंगे, हमें व्यास पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मान मैंने आपको बताया था, पाई का मान होता है 3.14, या फिर आप 22/7 भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पाई, इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 78.5 अपान पाई। पाई का मान अभी मैंने आपको बताया 78.5 है, और इसका होता है 3.14। ठीक है, अब दशमलव खत्म करने के लिए नीचे 2 अंक पे है, ऊपर एक ही अंक पे है, तो इसको इसके हिसाब से चलेंगे। 2 अंक पे दशमलव, तो 100 का ऊपर नीचे गुणा होगा, यहाँ भी 100 का गुणा और यहाँ भी 100 का गुणा। ऊपर क्या हो जाएगा, 7850 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 314 बचेगा। अब इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन त्रिज्या आएगी। ठीक है, काट यहाँ पे देखते हैं, कट करेंगे, और 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 15 दूना 30, 1 2 से 14। ठीक है, ऊपर कटेगा, 2 3 6, 1 बच गया, 18 दूना 18, 2 दूना 4, 1 हासिल, 2 5 10, 3925/157। अब इससे छोटा नहीं होगा तो डायरेक्ट हमें 157 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 3925 में भाग देना होगा कितने से, 157 से। एक अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे 392, 1.5 दूना 300 हो जाएगा। 3 बार ले जाना चाहेंगे तो 450 के लगभग पहुँच जाएगा, 450 प्लस ही होगा, एक अंदाजा से देखिए, मतलब ये 2 ही बार जाएगा, क्योंकि यहाँ 392 ही है, 2 बार ले जाएंगे। कितना होगा, 214 को 4 हासिल आया 1, 2 5 10, 1 11 हासिल 1, 2 के 2 1 3, 314 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 हासिल लेगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ खत्म 78, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, लास्ट वाला अंक क्या है, 5 है, और इसमें 7 है, मतलब अगर मैं ले जाऊँगा 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 7 3 के 21, 1 आ रहा है, जबकि 5 आना चाहिए। 7 चौक 28, 8 आ रहा है लास्ट में, 7 5 35, शायद 5 बार में काम बन जाएगा, क्योंकि 7 5 35, लास्ट में 5 है, और इसमें भी 5 है, देख लेते हैं ले जाके, 5 बार ले जाते हैं। 5 7 35 को 5 हासिल आया 3, 5 5 25, 3 28 को 8 हासिल 2, 5 के 5 2 7। हाँ देखिए काम बन गया। कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25, यहाँ निकाल लेंगे आर इक्वल टू 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो ये त्रिज्या आ गया 5 सेंटीमीटर। और आपको मालूम होगा ये वृत्त होता है और वृत्त का एक सेंटर होता है, सेंटर के यहाँ से यहाँ तक ये आर होता है, ये त्रिज्या होती है। व्यास कितनी होती है? व्यास यहाँ से यहाँ तक होती है, मतलब इधर भी आर और इधर भी आर, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, 2r, मतलब व्यास बोला जाए तो व्यास इज इक्वल टू 2r बोलते हैं भाई। व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना है। अब यहीं पे रख लीजिए आप, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 5 आई हुई है, 5 गुना 10 सेंटीमीटर, तो आपका व्यास निकल जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है 5a² b इंटू 8a⁵ इंटू b³ का गुणनमान क्या है? ये दे रखा है हमें और इसका पूछ रहा है गुणनमान क्या है, मतलब इनका गुणा करने पे क्या मान आएगा। बहुत ही आसान होती है इस टाइप के क्वेश्चन। 5a² b इंटू 8a⁵ b⁵। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, जो जो संख्याएं सेम है ना उन्हें एक साथ लिखेंगे। जैसे ये दोनों गुणा वाले हैं, इन्हें एक साथ लिख लीजिए या गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। 5 8 है 40 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए a² है, यह भी a है, तो जिनका बेस समान होता है उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। यहाँ भी a है, यहाँ भी है, दोनों का बेस समान है, तो जब बेस समान होते हैं तो उनकी घात क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। तो ये देखिए a² था और यहाँ पे क्या है? a⁵ है, दोनों का बेस समान है तो उनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। जब घात जुड़ेगी तो क्या होगा? 2 + 5 हो जाएगा, a⁷7, तो ये लिख लेंगे 40 a⁷7। अगला वाला देखिए, यहाँ b है और इधर भी b था, दोनों का बेस बराबर है, घात जुड़ जाएगा। क्या यहाँ पे? b है इंटू b⁵ हो जाएगा आपका, b इंटू b⁵, दोनों का घात जुड़ेगा। अब इसके कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1 + 3 कितना हो गया? b⁴। बिल्कुल आसान है, बेस समान जिनका जिनका रहेगा उनका घात जुड़ जाएगा। a के साथ b वाले को नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों का बेस समान होते हैं। जैसे यहाँ भी ये था, यहाँ भी ये था, दोनों बेस समान था तो उनका घात आपस में जुड़ गया। 5 2 7 हो गया। वैसे b भी समान था तो इनका घात जुड़ गया, इसके घात 1 मान लेंगे, 3 1 4 हो गए। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 40 a⁵7 b⁴, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है? इंग्लिश वाला पढ़े था, ज्यादा सही समझ में आए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर? किसी भी नंबर मतलब किसी भी संख्या का वैल्यू क्या होगा अगर रेज़ टू द पावर ऑफ 0, अगर उसका पावर क्या हो? 0 के रूप में हो। रेज्ड मतलब उठेगा, टू द पावर उसकी घात किसके रूप में? ऑफ 0, 0 के रूप में। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, 3 है, 3 के पावर 0 हो। यही कह रहा है कि एनी नंबर, किसी भी संख्या के रेज्ड हो, पावर हो 0, या फिर 2 के पावर 0 हो, या फिर 4 के पावर 0 हो, 5 के पावर 0 हो, तो इसका मान क्या होगा? तो कोई भी संख्या हो, चाहे आपकी 120 के पावर 0 हो, चाहे 150 के पावर 0 हो, चाहे 2000 के पावर 0 हो, चाहे 1 के पावर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर घात के रूप में, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। संख्या चाहे जितनी छोटी हो, चाहे संख्या 1 हो, चाहे संख्या 2000 हो, संख्या चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसके घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल फार्मूला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते होंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप लोग यूज करते हैं तो उस पर सर्च कीजिएगा ग्लोबल ITI अभी। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं तो ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग भी शायद कर सकते हैं क्योंकि एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है a³ - b³, a³ - b³
इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, सही हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछ देता है, दोनों आ सकता है। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछेगा तो इसका फार्मूला होगा a प्लस बी। यहाँ पे इसमें माइनस था, अंदर सारे, जब माइनस वाला पूछा था तो पहले माइनस, प्लस वाला पूछा तो पहले वाला प्लस। यहाँ पे बाहर माइनस था, अंदर सब प्लस थे। इसमें क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में बाहर वाला प्लस रहेगा, अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ना। आज के लिए इतना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी बताई थी, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।